हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मोमेंट एरिया मेथड से कैंटिलीवर बीम के सारे केसेस देख लिए थे और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है उस पर पॉइंट लोड अगर मिड पॉइंट पर लगा हो तो उस केस में हम डिफ्लेक्शन और स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं मोमेंट एरिया मेथड से, राइट। तो स्टूडेंट, आज हमारी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स की लास्ट क्लास होगी। इस क्लास में हम सिंपली सपोर्टेड बीम का जो यूडीएल और यूवीएल वाला जो केस है उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें हम कैसे निकालते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, किसकी हेल्प से, बाय दी मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। तो अब हम क्लास में हमारी जो हेडिंग होगी आज की क्लास में क्या होगी, एक्सप्रेशन फॉर slope and deflection, expression for slope and deflection of simply supported beam under UDL by मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। देखते हैं, ये बच्चों मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे यूडीएल लगा दिया हमने और ये जो यूडीएल है इसकी जो इंटेंसिटी है उसको हमने माना स्मॉल w और इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर। लेट द लेंथ ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम इज L, right? These are my supports, one hinge and another is roller support, right? अच्छा, ठीक हो गई बात, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट है, लेट अस सपोज दीज आर माय पॉइंट्स ए एंड बी। तो पॉइंट आर ए हमें पता कितनी होगी, स्मॉल डब्ल्यू एल बाय 2 और आर बी भी हमारी उसके बराबर होगी स्मॉल डब्ल्यू एल अपॉन 2, राइट। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, ये तो हम देख चुके हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। हमें क्या देखना है, डिफ्लेक्शन। उसके लिए हमें मोमेंट एरिया मेथड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मुझे पता है यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है मेरा। यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है हमारा ऐसा, पैराबोलिक इन नेचर का होता है, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा करना होगा, यह है स्मॉल डब्ल्यू एल बाय 2। यूडीएल के केस में ये होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मिड पॉइंट पे क्या रहती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है, स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा एट मिड पॉइंट। दिस इज माई पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्लियर है, ठीक है। पॉइंट हमें समझ में आ गया। ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, हमें एम अपॉन ई आई डायग्राम होता है वो इसी के नीचे बना लेते हैं। बनेगा ऐसा ही, बस थोड़ा सा उसकी हाइट कम हो जाएगी, बनना ऐसा ही है, हाइट कम हो जाएगी। ये जो वैल्यू होगी ये कितना आएगा, स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, अपॉन 8 ई आई। कितनी वैल्यू आएगी, आएगी स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई, क्लियर है। एल में हम कैपिटल एल लिखेंगे, कैपिटल हम लेके चले हैं लेंथ, क्लियर है। ये हमारा पॉइंट हो गया इधर। ये कितना हो जाएगा, दिस इज माई L by 2
and this is L/2. This is my point A, B और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। ठीक हो गई बात बच्चों? अच्छा, अब देखो हमने डायरेक्शन वही लेनी है, हमारी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूंगा, इस वाले को, ठीक है। सी क्या है मेरा? सी वो पॉइंट है जिस पे स्लोप क्या रहती है? 0। सी कौन सा पॉइंट है? स्लोप रहती है इस पे 0, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप, पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप। क्लियर है? और पॉइंट बी इज माई ओरिजिन पॉइंट एट विच द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज टू बी डिटरमाइंड। ओरिजिन पॉइंट, not slope, no sorry, not deflection, only slope can be determined at point B। ठीक है, तो B is the point of origin, और point of origin को हम क्या कहते हैं? point of non zero slope। क्लियर हो गई बात? ठीक है, स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉलो करेंगे क्या? स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ेगा मोर्स थ्योरम 1, स्लोप। ठीक है, स्लोप कैसे कैलकुलेट होगी? बाय मोर्स थ्योरम 1। ठीक है, मोर्स थ्योरम 1 क्या कहेगा? पॉइंट बी माइनस पॉइंट सी, थीटा बी माइनस पॉइंट थीटा सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। क्लियर है बच्चों? फ्रॉम बी टू सी। As we know, C is the reference point, and reference point is called point of zero slope. That means theta C must be 0. From this equation, what will we get? Theta B equals एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन बी टू सी। अब देखो ये फिगर कौन सी बन रही है? दूसरी फिगर बन रही है। उसके लिए हमें स्टूडेंट एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये फिगर कौन सी है? देखो ये फिगर बन रही है, ये वाली जो हमने सेकंड वाली फिगर बनाई थी। उसमें एक्स बार हमने कहाँ से लिया था? यहाँ से लिया था, यानी कि एक्स बार ओरिजिन से ही लिया था। ठीक है, ये मेरी डी थी और यहाँ मेरी ये बी थी, ये मेरा एक्स बार था। ठीक है, एक्स बार का जो फॉर्मूला था इस केस में कितना था? एक्स बार का फॉर्मूला था n+3 डिवाइड बाय 2 इंटू n+2 इंटू बी, और एरिया था इस केस में b इंटू डी इंटू n अपॉन n+1। ये हमारा एरिया था। ठीक है, तो इस केस में x बार हम निकाल लेंगे। देखो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ n की वैल्यू होगी हमारी 2, पैराबोलिक है ना, यूडियल है, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी? यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2। n की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो x बार इस केस में कितना आएगा? x बार कितना आएगा? ये 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 2 + 2 4, 4 2 जा 8, यानी ये 5/8 डिवाइड बाई b। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ b क्या होगा? b होगा L/2, क्योंकि हम सिर्फ इस फिगर को देख रहे हैं। b किसके बराबर है? L/2 के, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5L/16।
और चूंकि एक्स बार ये यहीं से लिया गया है, यही मेरा ओरिजिन पॉइंट है, तो यही मेरा एक्स बार होगा, मुझे L/2 में से माइनस नहीं करना। तो 5L/16 आ गया मेरा एक्स बार। क्लियर? ठीक है, ये हो गई कहानी। एरिया निकालेंगे, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन इंटू बी इंटू डी। अब ये d है मेरा फिगर के हिसाब से, WL²/8EI। n की वैल्यू कितनी है? 2 फॉर UDL, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? L/2, और डी की वैल्यू है स्मॉल w L²/8EI। समझ में आ गई बात बच्चों? 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एरिया है वो मेरा आया स्मॉल w L³ डिवाइड बाय 8 3 जा 24EI। ये मेरा एरिया आ गया, ये मेरा एरिया आ गया। और एक्स बार कितना आया था मेरा? 5L/16। यहां मैं लिख लेता हूं एक्स बार कितना है? 5L/16। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। एरिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक्स बार भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। आ जाते हैं इस फॉर्मूले पे। थीटा भी इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम कितना आया? वो आया इतना, तो स्मॉल w L³ 24EI। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी स्लोप। ठीक है, क्लियर है बात? स्लोप हमारी क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, और बिल्कुल ऐसी होती है, बेंड ऐसे ही करता है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो बी पे जो स्लोप होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। ये तो कहानी हो गई स्लोप की, डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। 5L/16 है हमारा, एक्स बार बस एरिया से गुणा कर देंगे उसकी तो वो आ जाएगा। हमें निकालना है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हमें किससे पता लगेगा? मोर्स थ्योरम 2 से। एंड मोर्स थ्योरम 2 क्या कहती है? YB माइनस YC। YB माइनस YC क्या होगी? मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम फ्रॉम B to C, फ्रॉम B to C। क्लियर है? ओके, अब देखेंगे, हमें मालूम है कि एट पॉइंट B पे हमारा डिफ्लेक्शन होगा 0, तो ये होगा 0 क्योंकि सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन होता नहीं है। तो ये वैल्यू आएगी -YC इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। एरिया कितना आया था? एरिया आया था ये स्मॉल w L³ डिवाइड बाय 24EI इंटू एक्स बार। एक्स बार हमारा कितना है? 5L/16। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आएगी 5W L⁴ अपॉन, जब 16 की गुणा हम करेंगे 24 से कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 384 EI। और बच्चों ये जो माइनस साइन YC के साथ है इसको हटाएंगे, ये जाएगा यहाँ, फिर इसको हटाएंगे और फिर लिखेंगे डाउनवर्ड। फिर लिखेंगे डाउनवर्ड। 16 चौके होते हैं 64, 16 दूनी होते हैं 320,
मतलब 32, तो 320 और 64 कितना आएगा? 384। कितना आएगा? 384। ये इंपॉर्टेंट है। बुक में इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, बुक में इसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल W के साथ भी लिखी जाती है कभी कभी, तो ध्यान देना। ये जो YC होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 कैपिटल W L की क्यूब डिवाइड बाय 384E इंटू I, वेयर कैपिटल W इज स्मॉल w इंटू L। ठीक है, ये मेरा स्लोप होगी मैक्सिमम स्लोप। कितना आसान है, वेरी इजी, क्लियर है। वेरी 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 इजी मेथड टू कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, राइट। क्लियर है। क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया, उसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, कैंटिलीवर बीम का केस है। एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक। एक बार हमने इस पॉइंट पे एक लोड लगाया कैपिटल W, और ये इसका मिड पॉइंट है। हमने कहा ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, ठीक। और दूसरा फिगर भी हमारे पास कैंटिलीवर बीम का ही है। दूसरा फिगर कैंटिलीवर बीम का है। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमने एक लोड लगाया W, ये पॉइंट C था, ये पॉइंट क्या है, नहीं C नहीं, सॉरी, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट B है, ये C है और ये A है। तो बच्चों ध्यान से समझना, सवाल क्या है। सवाल बहुत आसान है कि हमें जब फ्री एंड पे लोड लगा हुआ है तो कैंटिलीवर के मिड पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स YP, ठीक है। और जब मिड पॉइंट पे लोड लगा हुआ है किसी कैंटिलीवर बीम पे, तो उस पे फ्री एंड पे कितना डिफ्लेक्शन है, दैट इज YC। इनका रेशो क्या है, सवाल ये है। सवाल क्या है, सवाल समझ लिया आपने कि हमारे पास दो फिगर हैं, फिगर 1 और फिगर 2, ठीक है। तो फिगर 1 पे जो मिड पॉइंट पे हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो कितना है, और फिगर 2 पे जो फ्री एंड पे हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो कितना, और उनका रेशो क्या है, ये सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम फिगर 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड से ही डिस्कस करना है ऐसे कि मिड पॉइंट पे पहले हम निकाल लेंगे। ये है क्वेश्चन, देखो। चूंकि मुझे मालूम है कि जब फ्री एंड पे कोई लोड लगा हो तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है इस तरीके का, ठीक। जहां पे ये वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल W इंटू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम, ठीक। क्लियर है। अच्छा, यहां से यहां तक भी ये कितनी होगी, L होगी। अच्छा, ये पॉइंट हो गया C, मिड पॉइंट कितना हो गया B। तो जब मिड पॉइंट B हो गया तो ये L/2 हो गया और ये L/2 हो गया। बात समझ में आ गई, हमको बात समझ में आ गई, ठीक है। पॉइंट A हो गया। अब इसी का अगर M/EI डायग्राम बनाया जाए तो कैसा बनेगा, वो भी ऐसा ही बनेगा, बस फर्क ये है कि ये हाइट इससे कम हो जाएगी, थोड़ा छोटी बनाएंगे, और जब कम हो जाएगी तो एंगल भी हमारा कम होगा, ठीक।
तो ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल WL डिवाइड बाय EI। दिस इज माई पॉइंट A, B एंड C। अब पूछा क्या है, B पॉइंट पे पूछा है ना, ध्यान से समझना। B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना, उसको कैसे निकालें। तो हम क्या करें, हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पे। A पॉइंट पे स्लोप कितना रहता है, 0, मुझे मालूम है। फिक्स्ड सपोर्ट है वो मेरी 0 स्लोप की, यानी कि A पॉइंट इस केस में हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। ठीक। और जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें अब ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो ओरिजिन पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट B। B इज द माई ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, या वी कैन से दैट origin point is the point where we want to calculate the slope, right? अब हमने क्या किया, एक लाइन ये, अब हमें एरिया चाहिए होगा ना इसका। ठीक है, अब देखो, अब आएगा थोड़ा सा मज़ा, अब थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। हमें इस पूरी फिगर का एरिया चाहिए। हमें कहाँ चाहिए, देखो हम पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे। किस पे हमें कैलकुलेट करना है, B पॉइंट पे। तो स्लोप निकलेगी मोर्स थ्योरम 1 से, मोर्स थ्योरम 1 से। मोर्स थ्योरम 1 क्या निकालेंगे, पॉइंट B और A के बीच में लगाएंगे, क्योंकि ओरिजिन और रेफरेंस के बीच में लगेंगे। तो थीटा B माइनस थीटा A इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम फ्रॉम B to A। यानी कि अब मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। समझ में आ गई बात। तो पूरा एरिया कैसे निकलेगा, ये पूरी लेंथ कितनी है, WL अपॉन EI। तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली जब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL अपॉन 2EI। सोचना ही नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो आप। जब ये मिड पॉइंट पे बैठा है तो ये जो है ये इसकी आधी हो जाएगी, इसकी आधी, ये जितनी होगी उसकी आधी ये होगी, क्योंकि ये लेंथ जो है ये उसकी आधी होगी। तो थीटा ए मस्ट बी 0 बिकॉज ए इज माई रेफरेंस पॉइंट एंड एट रेफरेंस पॉइंट देयर शुड नॉट बी स्लोप, राइट। तो थीटा बी, वैसे तो पूछा है डिफ्लेक्शन इसमें, लेकिन स्लोप भी निकालेंगे। तो थीटा बी कितनी होगी बताओ, थीटा बी होगी एरिया ऑफ दिस। तो एरिया अब कैसे हुआ, देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये लेंथ कितनी है, L/2, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। जब ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल बन रहा है, देखो जब ये इसकी आधी होगी तो इसमें से ये कितनी है, ये कितनी बची, ये भी बची WL अपॉन 2EI। ये जो है इसकी आधी है, तो इसमें से जब हम ये घटा देंगे तो ये आ जाएगी। तो जब ये इसकी आधी है तो ये भी तो आधी होगी, WL अपॉन 2EI। यानी कि एक तो ट्रायंगल बन गया जिसका बेस क्या है, L/2। ये लेंथ कितनी है, L/2, और हाइट कितनी है, WL अपॉन 2EI। और दोनों डायग्राम नीचे को बन रहा है तो नेगेटिव साइन डालना मत भूलना, नेगेटिव। पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है, L/2, हाइट है WL अपॉन 2EI, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। लंबाई कितनी है, L/2, चौड़ाई कितनी है, WL अपॉन 2EI। तो ये हो जाएगा WL अपॉन 2EI।
ये एरिया आ गया मेरा। अब देखो WL/2 या ये L/2 ये कॉमन लेना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, यानी कि थीटा भी आएगी नेगेटिव साइन के साथ 3/2 इंटू WL²/4EI। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -3/8 WL²/EI। नेगेटिव हटाएंगे, कहेंगे क्लॉकवाइज, कहेंगे क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात बच्चों? तो 3/8 कितना आ रहा है, WL²/EI। ये तो स्लोप आ गई इस पॉइंट पे, ये आ गई स्लोप। बट वी नीड टू कैलकुलेट दी, we need to calculate the deflection at the point B. So what we have to do for getting the deflection at that point, we have to use the Morse theorem 2, right? अब ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब डिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट पे। डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करें, we have to use the Morse theorem second kind, deflection ब्रैकेट में लिखेंगे Morse theorem 2, right? And as we know, Morse theorem says between origin and reference point क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ एरिया, राइट? तो वी कैन से दैट YB माइनस YA इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम फ्रॉम B to A. Are you getting my point? Okay. Or as we know, at fixed point, deflection must be 0. सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, ध्यान रखना। YA तो हो जाएगा 0। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या, अब मुझे इसका सेंट्रॉइड चाहिए। किसका सेंट्रॉइड चाहिए? सेंट्रॉइड चाहिए इस पूरे एरिया का, इस पूरे एरिया का। और ये एक ट्रेपीजियम है, या तो आप ट्रेपीजियम के हिसाब से लगा दीजिए, ऐसे हटाओ आप, ठीक है? ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है, ये इसका सेंट्रॉइड चाहिए। तो या तो, और कहाँ से चाहिए, ओरिजिन से, यानी बी पॉइंट से। या तो आप ट्रेपीजियम का लगा दीजिए कंसेप्ट, या एक काम कीजिए, अलग अलग फिगर का अलग अलग सेंट्रॉइड देख लीजिए। तो यहाँ पर दो फिगर बन रहे थे, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ठीक है? तो मैं अलग अलग दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये फिगर छोटा है। सबसे पहले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, L/2। सोचना ही नहीं है, अरे सोचना है, L/2 तो पूरी है ये। इसका सेंट्रॉइड हाफ पे होगा ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा L/4। L/2 का भी आधा, ये तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, आपको मालूम है, वर्टेक्स से 2/3 पे होता है। तो ये मेरा पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये कितना होगा, WL/2EI, ठीक है? ट्रायंगल और रेक्टेंगल के केस में भी ये कितना है, WL/2EI। तो इसका सेंट्रॉइड कितना होगा, ये L/2 है, ये पूरी L/2 है A और B के बीच की। तो L/2 का क्या, 2/3, यहां से देख रहे हैं ना वर्टेक्स से, तो 2/3 ऑफ L/2 दैट मीन्स L/3। तो ट्रायंगल के केस में जो सेंट्रॉइड आया वो आया L/3, और रेक्टेंगल के केस में हमारा सेंट्रॉइड आया L/4। क्लियर है? ठीक है।
सेंट्रॉइड हमें पता ही है, एरिया हमें मालूम ही है, बस लगा देते हैं वाई बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो हो गया 0 विद नेगेटिव साइन जरूर लाना, नेगेटिव साइन मत छोड़ना। इसका एरिया कितना होगा, ये कितनी है, ये L/2 है। इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, WL अपॉन क्या है, WL अपॉन 2EI इंटू L/2। ये हुआ रेक्टेंगल का एरिया इंटू सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कितना है, L/4 प्लस ट्रायंगल पे आएंगे, ट्रायंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू बेस, बेस कितना L/2, बेस कितना L/2, हाइट कितनी WL अपॉन 2EI, WL अपॉन 2EI इंटू सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कितना है L/3। देखो बच्चों समझ लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, राइट, नथिंग एल्स। वाई बी इज इक्वल टू कितना है, नेगेटिव, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये कितना है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि कैपिटल W L की क्यूब अपॉन 16EI, यहाँ तो ये आ गया प्लस। अब ये कितना है, देखो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि कैपिटल W L की क्यूब अपॉन 24EI। ठीक है, आई होप मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, वाई बी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48, कितना होगा 48, तो ये हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ से, ये 48 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 3, और ये कितना आ जाएगा 2, और 3 2 और कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी -5WL की क्यूब अपॉन 48EI। समझ में आ गई बात, माइनस हटाएंगे और लिखेंगे डाउनवर्ड। तो हमने ये निकाल लिया कि जब फ्री एंड पे एक W लगा हो, यानी कि लोड लगा हो, तो मिड पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा इस लोड की वजह से, कितना है 5/48 WL की क्यूब अपॉन EI। ठीक है बच्चों, अब दूसरे फिगर को देखते हैं। जो मेरा सेकंड फिगर है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट फिगर की तो कहानी हो गई खत्म। ठीक है, फर्स्ट फिगर की कहानी हो गई हमारी खत्म। अब हमें देखना पड़ेगा सेकंड फिगर। तो सेकंड फिगर जो था हमारे पास वो क्या था, कुछ ऐसा था कि हमने मिड पॉइंट पे लोड लगाया और फ्री पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि कितना होगा डिफ्लेक्शन। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, देखो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बड़ा सिंपल, देखो इनके बीच में तो कोई मूवमेंट है नहीं, तो ये बनेगा इस टाइप का। अभी बना लेना आप लोग, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा इसका इलास्टिक कर्व, क्योंकि यहाँ क्या है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब कोई मूवमेंट नहीं है और यहाँ पर कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं सिंपल ये जीरो बेंडिंग मोमेंट वाला रीजन होगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, between A to B there must be L/2 and L/2, right? और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए स्मॉल w into L/2। ये मेरा मोमेंट होता है। अब ये मैं ड्रॉ करके या फिर मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा आपको कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ऐसे।
ये आप खुद करेंगे क्योंकि SFD VMD में मैं बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ उसको। ठीक ठीक है, नेगेटिव बनेगा। अब मुझे किस पे निकालना है, मुझे C पॉइंट पे निकालना है बच्चों। अब C मेरा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, बिकॉज I want to calculate slope and deflection at point C. Here we can say that point A is my reference point. Point A is my reference point, या हम कह सकते हैं point of zero slope. Point of zero slope, right? और C जो होगा वो होगा हमारा ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, और वी कैन से दैट द पॉइंट एट विच we want to calculate the slope as well as deflection, point of non-zero slope, right? ठीक हो गई बात। ये तो मोमेंट डायग्राम है, दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, but for the calculation of the deflection and slope at the origin point we have to follow the moment area method, and for moment area method we have to draw the M over EI diagram, not bending moment diagram। तो जब हम इसे EI से डिवाइड कर देंगे तो ये जो हाइट है ये और छोटी हो जाएगी, पर शेप जो है एक जैसी रहेगी, हाइट तो छोटी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल W L अपॉन 2EI। दिस इज माई नेगेटिव रीजन। ये क्या है मेरा, ये है M ओवर EI डायग्राम, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया एंड मोमेंट ऑफ एरिया M upon EI डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज द मोर्स थ्योरम फर्स्ट काइंड for the calculation of slope at the origin point। तो स्लोप के लिए हम कौन सी है, मोर्स थ्योरम यूज करेंगे, मोर्स थ्योरम 1। मोर्स थ्योरम 1 क्या कहेगी कि थीटा सी माइनस थीटा ए क्या होगा, एरिया ऑफ M ओवर EI डायग्राम, area of M upon EI diagram from C to A, important है from C to A, C to A। अब C to A जब मूव कर रहे हैं तो मुझे एक ही एरिया दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है मुझे ट्रायंगल का, एंड दिस इज माई L by 2। तो थीटा ए मस्ट बी 0 बिकॉज इट इज अ रेफरेंस पॉइंट, एंड at reference point there should not be any kind of slope as well as the deflection। theta c क्या होगा, what will be the theta c? theta c equals नेगेटिव साइन, क्योंकि एरिया क्या है, नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव साइन लेना है। ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस कितना है, L by 2, हाइट है WL अपॉन 2EI। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस WL स्क्वायर अपॉन 8EI। ठीक है, ये माइनस हटाएंगे और लिखेंगे क्लॉक वाइज। ठीक है, माइनस हटाएंगे और लिखेंगे क्लॉक वाइज। ये मेरी स्लोप आ गई इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। Now we need to calculate the deflection at that point। ओके, अब देखो, अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, डिफ्लेक्शन को हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, मोर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड काइंड।
मोर्स थ्योरम ऑफ सेकंड काइंड क्या बताती है कि थीटा सी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m ओवर ई आई डायग्राम फ्रॉम C to A, फ्रॉम C to A। समझ में आ रही है बात बच्चों? ठीक है। हेयर ऑल्सो दी वाई ए ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0, बिकॉज एट द सपोर्ट कोई भी डिफ्लेक्शन होता नहीं है। तो वाई सी हमें निकालना है। अब देखो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ, अब जो हमें एक्स बार चाहिए होता है वो ध्यान रखना, वो ओरिजिन पॉइंट हमारा सी है, नॉट बी। तो एक्स बार कैसा होगा? ये L/2 है, ठीक है। पहले हम एक्स बार की बात करेंगे। एक्स बार हमारा होगा L/2 प्लस, अब यहां से इसका सेंट्रॉइड कितना होगा? ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा L/2, यहां से इसका सेंट्रॉइड होगा L/2 का कितना? 2/3। तो ये एक्स बार होगा मेरा, यानी कि एक्स बार होगा L/2 प्लस L/3, दैट इज 5L/6, 5L/6। 5L/6 is my x bar, and as I already told you, x bar should be measured from the origin point, right? तो x बार हो गया 5L/6 फ्रॉम द इक्वेशन वाई सी इज इक्वल टू कितना हुआ? विद नेगेटिव साइन। एरिया कितना है? देखो एरिया कितना है, एरिया स्लोप के बराबर है, ये तो एरिया है। स्लोप कितनी आई थी? WL²/8EI, और x बार कितना आया? 5L/6। तो यहां हमें पता लगा 5LW L⁴48EI विद नेगेटिव साइन हटाएंगे, लिखेंगे डाउनवर्ड, तो बच्चों यहां एक इंटरेस्टिंग सी बात हमने देखी कि ये उतना ही डिफ्लेक्शन है जितना हमारा बी पॉइंट पे आ रहा था जब हमारा लोड यहां था। डिफ्लेक्शन सेम है, रेशो सेम है डिफ्लेक्शन का दोनों फिगर के केस में, लेकिन स्लोप अलग अलग है। स्लोप हमारी अलग अलग है, स्लोप जो है हमारी अलग अलग है। तो अब समरी की बात करेंगे कि इस केस में हमने क्या देखा कि इस केस में जो डिफ्लेक्शन का रेशो है वो है 1 और स्लोप का रेशो है वो है 3:1, यानी कि ये मेरा कैंटिलीवर बीम था, यहाँ मैंने एक लोड लगाया W और B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना था मुझे इस फिगर में। सेम बीम मेरे पास था, मैंने मिड पॉइंट पे अब लगा दिया था W, ठीक है। ये क्वेश्चन था, कंपेयर कराएंगे। ये फिगर 1 थी मेरी, ये फिगर 2 है। तो डिफ्लेक्शन वाई बी कितना आया फिगर 1 में? फिगर 1 में वाई बी कितना आया था? 5/48W L⁴/EI, यही तो आया था। ऐसे ही वाई सी फिगर 2 में कितना आया? वो भी आया 5/48W L⁴/EI। स्लोप कितना आया था? थीटा बी इन फिगर 1 3W L²/8EI, ठीक है। ये कितना आया था हमारा क्लॉकवाइज?
ठीक है, ये डाउनवर्ड थे दोनों, नेगेटिव साइन लिखना भूल गया हूँ मैं यहाँ पर, वो लिख लेना। इधर थीटा सी कितना आया फिगर 2 में, या WL²/8EI, ये भी क्या था, क्लॉकवाइज। तो हमने देखा कि ये डिफ्लेक्शन तो बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं YB/YC की वैल्यू कितनी है, 1, और θB/θC की वैल्यू है 3:1। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी जूनियर इंजीनियर एग्जाम या फ्रॉम दी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है, ध्यान रखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट भी हमने मोमेंट एरिया मेथड से करके दिखा दिया। अगर आप डबल इंटीग्रेशन मेथड लाओगे तो लेंथी जाएगा, मोमेंट एरिया मेथड से फटाफट हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, तो इसका रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आपको दिखे तो इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इसका जो रिजल्ट है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, जैसे मैंने यूडीएल तो मैंने खुद ही करा दिया आज की क्लास में, यूडीएल तो हमने खुद ही करा दिया। अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपका होमवर्क है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, ये आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है, जो होमवर्क दूंगा ईमानदारी से करोगे तो सक्सेस भी मिलेगी। होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में एक यूवीएल लगा है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ड्रॉ SFD एंड BMD सबसे पहला। सेकंड, ड्रॉ M/EI डायग्राम। थर्ड, calculate or determine, calculate the maximum slope and maximum deflection. Calculate the maximum slope and maximum deflection. ठीक है, ये आपको बच्चों होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस होमवर्क को बहुत ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, और करना मोमेंट एरिया मेथड से, ये ध्यान रखना। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, तो ये आप करोगे ईमानदारी से। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने डिफ्लेक्शन का जो मेन चीज़ें थी, मेन टॉपिक्स थे, वो ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर दिए हैं। डिफ्लेक्शन जैसे चैप्टर में जो चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, वो चीज़ें मोर देन इनफ है वो चीज़ें डिफ्लेक्शन जैसे चैप्टर में के क्वेश्चन को करने के लिए। आप खुद देखते होंगे जब मैं आपकी LDRC क्लासेस कराता हूँ ना, तो सारे क्वेश्चन होते हैं और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं उठ के आता, कॉन्सेप्ट सारे वही लगते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही लगते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता।
तो जितना हो सकता है चीज़ों को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं उतनी कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। वो अलग बात होती है कि जब बच्चा सामने होता है तो वो डायरेक्टली उसी समय पूछ लेता है जब कोई उसका डाउट होता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता। लेकिन वो ये है कि कुछ चीज़ों के एडवांटेज हैं तो कुछ चीज़ों के डिसएडवांटेज भी होते हैं, या कुछ चीज़ों के डिसएडवांटेज तो कुछ चीज़ों के एडवांटेज भी होते हैं। अब डिसएडवांटेज ये है कि बच्चा डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। एडवांटेज ये है कि बच्चे को अगर एक से मल्टीपल बार देखना होगा, अगर मल्टीपल टाइम्स देखना होगा इस वीडियो को, तो वो देख सकता है, ही कैन वॉच। क्लियर है? तो ये है एडवांटेज, अपने अपने एडवांटेज हैं, ठीक है। तो हम तो उन्हीं चीज़ों के साथ चलेंगे जो अभी फिजिबल कंडीशंस हैं। कोरोना चल रहा है अभी, अभी धीरे धीरे देखो सब ओपन अप हो रहा है, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। बट ठीक है जो भी है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रेशर वेजल्स स्टार्ट करेंगे। प्रेशर वेजल्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, 2 से 3 से 4 टॉपिक में, 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि उसमें हुप स्ट्रेसेस वाले कॉन्सेप्ट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस वाले कॉन्सेप्ट है। वो आपको समझाने हैं कि हुप स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। तो अब इसमें जो बचता है आपका शायद प्रेशर वेजल्स है एक, दूसरा आपका स्ट्रेन एनर्जी है, थर्ड आपके कॉलम्स हैं, और लास्ट में आपका स्प्रिंग है। तो ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये ज़्यादा नहीं है। स्प्रिंग 3 लेक्चर का है, कॉलम भी 3 लेक्चर का है, स्ट्रेन एनर्जी 4 का है, प्रेशर वेजल 4 का है। तो ये बचेगा आपका बहुत छोटा छोटा, और 2 LDRC हो जाएंगी। तो ज़्यादा नहीं है। अब ऑलमोस्ट हमने जो मोटा मोटा पार्ट था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो कवर कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपको प्रेशर वेजल्स वाले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।